What is your view about the controversy around the exit of Raghuram Rajan as the RBI governor? इस पे बहुत बातचीत हुई, ये भी कमेंट्री हुई कि it may affect India's image, perception as a global economy. What is your own view of the controversy around the exit of Raghuram Rajan? जब मेरी सरकार बनी 2014 मई में, आप मई जून जुलाई 2014 के अखबार निकाल दीजिए, टीवी डिबेट निकाल दीजिए। टीवी डिबेट ये होती थी, क्या नई सरकार रघुराम राजन को रहने देगी, क्या नई सरकार रघुराम राजन को निकाल देगी। और करीब करीब एक मत सबका था कि पुरानी सरकार ने इनको अपॉइंट किया है तो उनका कार्यकाल ये मोदी पूरा करने नहीं देगा और उनको निकाल देगा। आपने देखा कि वो अपना पूरा कार्यकाल काम किए हैं, पूरा कार्यकाल जितना पुरानी सरकार ने जितने साल के लिए उनको अपॉइंट किया था वो पूरा कार्यकाल कर रहे हैं। तो वो सारी गलतफहमियां चली गई। दूसरा, मेरा 2 साल का अनुभव है कि आज जो लोग उनके लिए विवाद करते हैं वे रघुराम राजन जी को अन्याय कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ। जो लोग कहते हैं, मैं मानता हूँ हम में से किसी से भी रघुराम राजन की देशभक्ति जरा भी कम नहीं है। उनके साथ ये अन्याय होगा ये कहना कि किसी पद पर होंगे तभी वो देश की सेवा करेंगे। मैं जितना रघुराम राजन को जानता हूँ, वो किसी भी पद पर हो, कहीं पर भी हो, वो भारत की सेवा करने वाला इंसान है, भारत को प्रेम करने वाला इंसान है। और इसलिए रघुराम राजन की सेवाएं देश को नहीं मिलेगी, ऐसे रघुराम राजन नहीं है। वो देश को प्यार करने वाले इंसान है। तो ये उनके साथ बड़ा घोर अन्याय कर रहे ऐसी भाषा बोलने वाले लोग। मेरा अनुभव उनके साथ अच्छा रहा है। उन्होंने जो काम किया है उसकी मैं सराहना करता हूँ और उनके भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा रहेगी। अब प्रधानमंत्री जी, इससे रिलेटेड सवाल ये है कि आपने रिसेंटली जब आपने स्पीच दी एग्जीक्यूटिव में तो आपने 7 शब्द के प्रयोग किए, 7S: सेवा भाव, संतुलन, संयम, संवाद, समन्वय, सकारात्मक और संवेदना। मैं रघुराम राजन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने ये शब्द आपने यूज़ किए इन योर नेशनल एग्जीक्यूटिव इलाहाबाद में 14 जून में आपने जब स्पीच दी, कि आपने कहा कि हमारे पार्टी लीडर्स और हमारे वर्कर्स जो हैं उनको अपने डेली डीलिंग्स और बिहेवियर में इनका यूज़ करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, रघुराम राजन के कॉन्टेक्स्ट में भी आपके राज्यसभा एमपी कई सारे कमेंट्स कर रहे थे और फिर उसके बाद भी देखा गया कि बड़े वरिष्ठ सरकारी ब्यूरोक्रेट्स के बारे में भी इस तरह की आलोचना कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि ये उचित है? संयम और संतुलन की बात जब हो रही है तो क्या ये उचित है? मेरी पार्टी में हो या ना हो, फिर भी मैं मानता हूँ इस प्रकार की चीज़ें अनुचित है। ये जो पब्लिसिटी का शौक है उससे कभी भी देश का भला नहीं होता है। बहुत जिम्मेदारी से हर किसी ने व्यवहार करना चाहिए। कोई अपने आप को व्यवस्था से बड़ा माने वो गलत है। That's a very clear message. मेरा बहुत स्पष्ट मैसेज है, उसमें कोई दुविधा नहीं है मुझे। And I find, Mr. Prime Minister, if I may say so, between 8th May and now you are speaking as straight as you did before you took over as Prime Minister. So I think that answer takes me to the next subject. Mr. Prime Minister, the issue is that of black money. आपने बड़े इंटरेस्टिंग तौर से कहा कि prices should not be looked at from the point of view of perception. Equally, Mr. Prime Minister, it can be said that an issue like black money should not be looked at only in terms of perception. But it is perception forming, इस पे political debates तो ज़रूर होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ब्लैक मनी इकोनॉमी श्रिंक हो चुकी है। जो 15-20% थी इकोनॉमी की वो श्रिंक हो चुकी है। वो लैंड डीलिंग्स में हो, किसी और चीज़ में हो। यू हैव पास द ब्लैक मनी बिल, यू हैव मेड टैक्सेशन मोर ट्रांसपेरेंट, यू हैव स्टार्टेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद कंट्रीज, यू हैव टेकन स्टेप्स। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी, people still expect that a 25 lakh crores will be brought back and put into their bank accounts. How will you address that expectation? ये जो उम्मीद है लोगों की, जो उम्मीद है ब्लैक मनी को लेकर,
आप उन्हें कैसे एड्रेस करेंगे? एक तो ये समस्या क्यों पैदा हुई, ब्लैक मनी विषय इतना गंभीर रूप क्यों लिया, इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। इस देश के सामान्य व्यक्ति के मन में भी ये बात घर कर गई है कि जो लोग चोरी करते हैं वो विदेशों में रुपये ले जाते हैं। सामान्य मानवीय रियलिटी है। इवन मैं भी जब तक सामान्य नागरिक के नज़र से देखो तो मुझे भी लगता है यार ये पैसे जाते कहाँ हैं, मुझे भी लगता था। संसद में हमेशा इस बात को टाला गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मसला गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदेश किया कि एसआईटी बनाओ, उसको भी 3 साल तक पुरानी सरकार ने टाल दिया, 2011 से 2014 तक। तब राजनीतिक दलों के मन में, देश के मीडिया के मन में, देश के सामान्य मानवी के मन में कुछ तो काला है जी। तो काला धन का एजेंडा बनने का मूल कारण, और ये बात मैं आज भी कह सकता हूं, ये ठीक है कि विदेशों में पैसे हैं तो उसके कुछ नियम हैं दुनिया के साथ बातचीत करने का, लेकिन 2011 से 14 के दरमियान ऐसे लोगों को अपने रुपये इधर उधर करने का एक बहुत बड़ा अवसर दे दिया गया। और आपने कहा भी था 17 फरवरी 2014 को आपने कहा था कि इस मामले पर सिर्फ जो उस समय के वित्त मंत्री थे सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं। आपने ये परिणाम ये हुआ कि ये लोगों को मौका मिल गया, इधर उधर जो कुछ भी उनको करने का मौका मिल गया। दूसरी बात है, हमने आते ही कैबिनेट का पहला डिसीजन एसआईटी बनाना काले धन के लिए, जो कि 2011 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पेंडिंग पड़ा था, ये हमारी सिंसियरिटी दिखाता है। तब से लेकर के विदेश के काले धन के लिए जो कठोर कानून बना है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कितना कठोर कानून है, और जो भी उसमें लपेट में आएगा उसका क्या हालत होगा वो कानून देख करके पता चलेगा। तीसरी बात है, मैं G20 समिट में गया, कभी G20 समिट में काले धन की चर्चा नहीं होती थी। G20 समिट की मेरी पहली मीटिंग थी, मैं पहली बार दुनिया के देश के नेताओं को मिला था, और G20 समिट में पहली बार एक पैराग्राफ ये अनअकाउंटेड मनी के ऊपर आया, ब्लैक मनी पर आया, और 20 देशों ने कहा इसमें हमें दुनिया को कोऑपरेट करना चाहिए, ये डर्टी मनी, ये ब्लैक मनी, ये सारे टेररिज्म के साथ भी जोड़ करके देखा गया। विश्व सहमति का माहौल बना। दुनिया के कई देशों के साथ हमने एग्रीमेंट एक के बाद एक कर रहे हैं कि भाई आप हमको रियल टाइम ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। अभी मैं स्विट्जरलैंड गया था, इसकी चर्चा बहुत कम आई। मेरे स्विट्जरलैंड से आने के तुरंत बाद स्विट्जरलैंड से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ आया, भारत सरकार के साथ उस डेलीगेशन की मीटिंग हुई, और उस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि स्विट्जरलैंड, जो हमारे यहाँ पैसे रखने की जगह स्विट्जरलैंड मानी जाती रही कई वर्षों तक, वो स्विट्जरलैंड ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए हमसे सहमति बनाने की दिशा में चर्चा कर रहा है। वो चर्चा बन जाएगी, बहुत बड़ा काम होगा। तीसरी एक बात आपने देखा होगा, मॉरिशस रूट, हर चीज में मॉरिशस रूट आता था जी। भारत से काला धन बाहर जाना, फिर मॉरिशस रूट से आना, ये एक चर्चा हो रही थी। सबको लगता था कि मॉरिशस रूट का कुछ नहीं हो सकता। ये हमारी सरकार है जिसने मॉरिशस के साथ डायलॉग किया, पुरानी ट्रीटी में पुनर्संशोधन किया, और मॉरिशस रूट को ब्लॉक करने की दिशा में हमने सफलतापूर्वक नए सिरे से ट्रीटी की, और आने वाले दिनों में फेज आउट करके उसको पूरा कर दिया जाएगा। ये सारे निर्णय काले धन के खिलाफ लड़ाई के हैं। ये एक जगह से बंदूक चलाने से काम होने वाला काम नहीं है, हो रहा है। दूसरा, भारत में काला धन जनरेट ना हो, भारत से काला धन बाहर न जाए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि उसका परिणाम नजर आ रहा है। ये 15 लाख रुपए के मामले को जब ऑपोजिशन आप पर उठाती है तो उस पर आप चुनाव में ऑपोजिशन के लोग बोलने के लिए रहने दीजिए ना उनको इतना तो रहने दीजिए उनको बोलने के लिए। प्रधानमंत्री जी, देयर हैज बीन नो major financial corruption or scam in your tenure in the last 2 years. Perception is again what people say is because you keep a very tight control on the reins of government. But the question is, there are people, लोग हैं जो willful defaulter हैं और जो economic offenders हैं, वो देश से पैसा लेकर या देश में एक बड़े बड़े economic offense लेकर वो विदेशों में रहते हैं, फिर रूल्स यूज करते हैं, लॉयर्स को यूज करके दे डोंट कम बैक टू इंडिया, एंड
People are asking now that is the Narendra Modi government determined to take these cases of willful defaulters and economic offenders to their logical conclusion? पहली बात है, देश की जनता के मन में ये सवाल ही नहीं है। देश की जनता को पूरा भरोसा है, ये करेगा तो मोदी करेगा और करके रहेगा। देश की जनता को पूरा भरोसा है। Does it worry you that these people have misused the laws? And मैं इसको मौका समझता हूं और मैं इनको कानून क्या होता है वो दिखाऊंगा। Mr. Modi, और कई केसेस आए हैं करप्शन के अबाउट द प्रीवियस गवर्नमेंट which have now come out. अगस्ता वेस्टलैंड की बात हुई, कई सारे डिफेंस स्कैम्स और डिफेंस ट्रांजैक्शंस पे अब गंभीर रूप से एनालिसिस हो रही है। जो सीएजी रिपोर्ट्स में भी जो कहा गया था मगर जिनको इग्नोर किया गया था, वो केसेस अभी सामने आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन का नहीं है, ऐसे सवाल देश के नेशनल सिक्योरिटी पर डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस रखते हैं। क्या आपको लगता है जब आपको कहा जाता है पॉलिटिकल विचंट है नरेंद्र मोदी सरकार की, या फिर ये सब केसेस क्या पॉलिटिकल पेट्रोनेज के बिना हो सकते थे? एक तो बहुत सी चीजें होती हैं जो सामने दिखती नहीं है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि मुझे इतनी गंदगी से चीज़ों को बाहर निकालने के लिए मेहनत पड़ रही है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और वो वहाँ जो काम कर रहा है उसको पता है कि कैसी गंद भरी पड़ी है और किस प्रकार से चीज़ों को उलझाया हुआ है, कैसी कैसी ताकतें जुड़ी हुई। वो तो मैं अगस्ता हेलीकॉप्टर का जैसे मसला है, जैसे जैसे हम जांच कर रहे हैं, मैं इस बात का इनकार नहीं कर सकता और मैं नहीं मानता हूं कि ये शक करने का पूरा हक बनता है कि ये करने वाले लोग बड़े अनुभवी लोग हैं। इनकी बड़ी परफेक्ट प्रैक्टिस है, ये सारे काले धंधे कैसे किए जाते हैं, यानी बड़े माहिर और जानकार लोग हैं। और ये भी चीज़ स्मेल कर सकते हैं कि कोई बड़े रक्षा कवच के बिना ऐसी बातें नहीं हुई होगी। अब जांच एजेंसियां कर रही हैं, कहाँ तक पहुंच पाते हैं देखते हैं, लेकिन टारगेट कर करके काम नहीं होना चाहिए और न ही मेरी सरकार करती है। पाप हुआ है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, वो जांच एजेंसी प्रोफेशनल वे में अपना काम करेगी। उस बीच में जो भी आएगा आएगा। प्रधानमंत्री जी, यूएस में कांग्रेस में ने जो आपने स्पीच दी उसके बारे में बात कर रहे थे और आपके ह्यूमर के बारे में बात की। अब मुझे लगा थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू भी था, मगर जो वहाँ पे बिल्कुल रिलेट कर पाए वहाँ के लोग, कि आपने कहा कि हम आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, यू सेड आई एम इन्फॉर्म्ड that the working of the US Congress is harmonious. और फिर आपने पॉज, फिर उसके बाद एक पॉज था, फिर वहां पे लोग उस समय हंस रहे थे। फिर आपने कहा आई एम टोल्ड, पूरा एम्फोसाइज करके आप कह रहे थे दैट यू आर वेल नोन फॉर योर बाई पार्टिसानशिप। फिर द अपलॉज वॉज मोर एंड देन यू सेड यू आर नॉट अलोन एंड टाइम एंड अगेन आई हैव विटनेस्ड अ सिमिलर स्पिरिट इन द इंडियन पार्लियामेंट। काफ़ी रोमांचक तरीके से आपने काफ़ी सीरियस बात के बारे में बात की। फिर आपने रेफरेंस रखा था अपर हाउस के बारे में, उस पर भी देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स। पहले तो आपके ह्यूमर को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया एंड आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल मोमेंट व्हेन यू वर स्पीकिंग। बट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हेन यू लुक बैक एट पार्लियामेंट, दिस क्वेश्चन कम्स टू मेनी पीपल्स माइंड्स। हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी been held back from achieving his own objectives because of the non-stop parliamentary logjam? How much has this affected his moving towards his own targets? And अगर थोड़ा आप critical analysis कर सके इस situation का, do you feel your government could have been more consultative, or do you feel the blame is entirely with the opposition? मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ। मैं मानता हूं जरा ज्यादा ही परेशानियां हो रही है। दोष हमारा है कि किसी और का है, ये मैं लोगों पे छोड़ता हूं, वो लोग निर्णय करें। लेकिन संसद में चर्चा होने से
हो सकता है निर्णय ना हो, निर्णय विरोध में हो, उसमें क्या है, लेकिन चर्चा तो हो। दुख की बात यह है कि चर्चा से कोई भाग जाए, चर्चा न होने दे, ये लोकतंत्र में चिंता का विषय है। सरकारी काम हो या ना हो, वो उतना चिंता का विषय मैं नहीं देखता हूँ। वो आज नहीं तो कल होगा, या कुछ चीज़ें ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, संसद है चर्चा के लिए, संसद है अपना विरोध व्यक्त करने के लिए, संसद है अपने विरोधों के तर्क देने के लिए, समर्थन के वक्त तर्क सुनने के लिए। ये जो संसद का मूलभूत स्पिरिट है, इसको बचाने की जिम्मेवारी हर किसी लोकतंत्र प्रेमी की है। वो संसद में उनकी भी है, संसद के बाहर है उनकी भी है, सत्ता में है उनकी भी है, सत्ता में नहीं है उनकी भी है। तो ये एक स्पिरिट का विषय है और करना चाहिए। जहाँ तक सरकार का सवाल है, हर मुद्दे पर हर फोरम में हम लोगों ने बातचीत करने की प्रयास की है। मैंने स्वयं में भी विपक्ष के नेताओं से मिलकर के बातें की हैं। बिल्कुल, हमारी सरकार के जो प्रमुख लोग हैं वो भी लगातार संपर्क में रहते हैं, और आपने देखा होगा कि कई मसले हल भी हुए हैं। कई हमने करीब राज्यसभा में पिछले सत्र में 12 बिल पास किए, लोकसभा में 10 बिल पास किए, तो गति बढ़ी भी है। लेकिन ये जो लोग विपक्ष कहते हैं ना, वो विपक्ष के साथ अन्याय है। सदन में ऐसे भी दल हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है, एनडीए के साथ नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण निर्णयों में सरकार के फैसलों के साथ है। इसलिए सब विपक्ष सामने है, ये इस प्रकार से विपक्ष को बदनाम करना, ये जो कुछ लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक दल है जिसकी समस्याएं हैं, और उस दल को सारी दुनिया जानती है। दूसरी एक बात है, ये कहना कि भी आप भी विपक्ष में थे ऐसा करते थे, आप भी विपक्ष में ऐसा करते थे। विपक्ष में भी एक फर्क होता है। मैं 60 साल तक सरकार चला करके आज विपक्ष में बैठा हूं, तो मुझे सरकार की सारी निटी-गिटी मालूम है, जिम्मेवारियां मालूम है। मैं अचानक वो बिहेव नहीं कर सकता हूं जो एक बिल्कुल नया सा विपक्ष कर दे, जिसने कभी सत्ता में रहा नहीं, जिसने देखा नहीं, तो हो सकता है वो करे। लेकिन अब जैसे मान लीजिए हम आज सत्ता में है, और मान लीजिए हम 2040 के अंदर हम विपक्ष में चले गए, तो 2040 में हम वो आचरण नहीं कर सकते जो हम 2010 या 9 में करते हो। कांग्रेस पार्टी तो बहुत एक्सपीरियंस्ड और पुरानी पार्टी है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, प्रॉब्लम क्यों? मैं यही कहता हूं कि जिन्होंने इतने साल तक सत्ता रही है, उन्होंने ये नहीं करना चाहिए। कोई नया दल हो, विपक्ष हो, वो अपनी छोटी सी प्रदेश की कोई मांग हो, या एक आध एमपी अपने इलाके की मांग हो, और कुछ कर बैठे, समझ सकते हैं। लेकिन जो इतने साल तक सत्ता में रहे हो, उनको ये करना अच्छा नहीं लगता है।